गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा क्लास 11th का टॉपिक वेक्टर एंड स्केलर कंप्लीट करने वाले, वेक्टर एंड स्केलर को आगे बढ़ाने वाले हैं। काफी अच्छा चैप्टर है वेक्टर एंड स्केलर। तो क्या था वेक्टर एंड स्केलर में? अब तक हमने सिर्फ इंट्रो पढ़ा था कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। आज हम इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन मेथड ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन मेथड ऑफ वेक्टर, ठीक है भैया। थोड़ा ढंग से समझेंगे। रिप्रेजेंटेशन आप नोट्स बना लेंगे अच्छे से, उसमें लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हमें पढ़ना है। बहुत सिंपल टॉपिक है, आराम से आपको समझ में आएगा। कुछ बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। क्या क्या बातें हैं मेन में, उनको थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले देखिए, एक बात समझिए कि मान लो कि ये कोई कोऑर्डिनेशन प्लेन है एक्स वाई जेड, कोई कोऑर्डिनेशन सिस्टम है एक्स वाई और जेड। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है, ठीक है भाई। अब मैं आपको बताता हूं कि इनमें क्या चीजें हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चीज है जिसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। बाकी डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल में हम यूनिट वेक्टर्स और इन यूनिट वेक्टर्स के पोर्शन को, यूनिट वेक्टर्स का भी हम एक पोर्शन पढ़ रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स का ही पार्ट है, वो ध्यान रखेंगे। यूनिट वेक्टर्स का एक पार्ट है, लेकिन उसे कहते हैं ऑर्थो वेक्टर्स या ज्योमेट्रिकल वेक्टर्स, ठीक है भैया, ऑर्थो वेक्टर्स, ठीक है भाई। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ने वाले हैं। और रिप्रेजेंटेशन वेक्टर के अंदर हम एक वेक्टर के टाइप को पढ़ रहे हैं, जिसे ऑर्थोग्राफिकल वेक्टर या फिर ज्योमेट्रिकल वेक्टर या फिर एक्सियल वेक्टर या फिर क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो हम इसको पढ़ने वाले हैं, एक्सियल वेक्टर्स को। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जब ये एक्सियल वेक्टर समझ आ जाएगा तो हमें रिप्रेजेंटेशन भी अच्छे से आ जाएगा कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, समझिए, ऐसा समझिए कि ये एक तिराहा है, मतलब जहां पर तीन रास्ते अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब इस डायरेक्शन के रास्ते को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक पुलिस वाला अपॉइंट किया गया, जिसने कैप पहन रखी थी। क्या पहन रखी थी? कैप। और इसका नाम था आई कैप। मतलब कभी भी एक्स डायरेक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना है वेक्टर में, तो एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा आई कैप। एक्स के लिए कौन आता है? एक्सियल वेक्टर आई कैप। और वाई के लिए आता है जे कैप। वाई के लिए क्या आता है? जे कैप। और जेड डायरेक्शन के लिए आता है के कैप। बोलो क्लियर है? ये है ऑर्थोग्राफिकल वेक्टर या फिर एक्सियल वेक्टर या फिर एक्सियल वेक्टर। क्या है ये समझ में आ रहा है? अगर एक्स डायरेक्शन है तो आई कैप, वाई डायरेक्शन है तो जे कैप और जेड डायरेक्शन है तो के कैप। ये समझो कि तीन हवलदार हैं। ये एक्स डायरेक्शन के लिए आई कैप आएगा, आई वाला है जो कैप लगा के खड़ा है, वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जे कैप लगा के, और जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है के। इनके ऊपर क्या लगाना जरूरी है? कैप लगाना। अगर कैप है तो इसका मतलब ये वेक्टर है। क्या है? वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रह जाएगा, एक्स के लिए डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा? आई कैप। वाई के लिए कौन करेगा? जे कैप। और जेड के लिए कौन करेगा? के कैप। बोलो क्लियर? क्लियर है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, समझिए, मैंने आपसे कहा कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप जब नोट्स बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे सबसे पहले कि भैया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर डाल के उसमें लिखेंगे सबसे पहले ऑर्थो वेक्टर्स या फिर एक्सियल वेक्टर। और एक्सियल वेक्टर में लिखेंगे एक्स डायरेक्शन के लिए आई कैप, वाई डायरेक्शन के लिए जे कैप और जेड डायरेक्शन के लिए के कैप। ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए कि मैंने कहा वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से। देखिए, मान लो कि ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम है और यहां पर कोई पॉइंट रखा है P, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं A, B और C। A, B और C, ये आई कैप, जे कैप और के कैप। तो मैं कहूं कि भाई P का वेक्टर फॉर्मेट लिखो, यानी कि P वेक्टर लिखो। P वेक्टर लिखो तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? तो ये समझ लीजिए कैसे लिखा जाता है। जैसे A है, किस डायरेक्शन के लिए है A? पहले मुझे बताइए किसको रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले x को, ये किसको? y को, ये किसको? z को। तो मुझे बताइए A है, A का अगर वेक्टर फॉर्मेट लिखूंगा तो इसके साथ कौन लगाना पड़ेगा? A का हवलदार कौन है? आई कैप। कौन है? आई कैप। प्लस का साइन लगाएंगे। किसका साइन लगाएंगे? प्लस का। अगर नंबर प्लस का है तो प्लस का, अगर ये माइनस का B होता तो किसका आ जाता? माइनस का साइन आ जाता। बोलो क्लियर है? B
और बी का हवलदार जे कैप प्लस सी और सी का हवलदार के कैप। बोलो क्लियर है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। बोलो क्लियर है? याद रह जाएगा। अगर मैं आपको कोई भी पॉइंट दूं और उसका कहूं कि इसका वेक्टर फॉर्मेट लिखो तो क्या आप लिख पाओगे? लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे? देखिए कैसे और समझिए अच्छे से। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि कोई पॉइंट है क्यू जिसके कोऑर्डिनेट है 2 3 5 2 3 5। मैं आपसे कहूं क्यू वेक्टर लिखो तो कैसे लिखा जाएगा? लिखा जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। बोलो क्लियर है? जैसे मैं कह दूं कि कोई पॉइंट है r जिसके कोऑर्डिनेट है 1 -2 -1 तो कैसे लिखोगे? लिखोगे r वेक्टर बराबर i कैप 1 को i से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रह जाएगा, i रह जाएगा, माइनस का 2j कैप और माइनस का k कैप, माइनस का k कैप। बोलो क्लियर है? इस तरह से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं कह दूं एक और पॉइंट, मैं कह दूं s पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट है 102 तो क्या करोगे? तो होगा भैया ये क्या s वेक्टर बराबर में i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप। अगर कोई पॉइंट कह दे t, जैसे कह दे कि t के कोऑर्डिनेट है 2 और 3 तो क्या करोगे? तो भैया अपने आप ये x और ये y z नहीं दे रखा है तो आप लिखोगे ओनली 2i कैप प्लस 3j कैप t वेक्टर। अगर आप k भी लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे 0k कैप, कोई समस्या नहीं है। बोलो बातें यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते समझ में आ गया? किसी भी वेक्टर को अगर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो कैसे उसके वेक्टर फॉर्मेट लिखेंगे? उसके वेक्टर फॉर्मेट लिखेंगे कुछ इस तरह से। बोलो क्लियर है? चीजें यहाँ तक समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। चलिए तो आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आज हम क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। चलिए हेडिंग लगा लेंगे नोट्स में अपने में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? चलिए बहुत सिंपल है, आराम से आपको समझ में आएगा। देखिए थोड़ा सा आप समझिए तो आपको क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आएगी। ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता हूँ कि कैसे निकालेंगे, लेकिन मैं आपको आज थोड़ी सी फील देता हूँ कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का। मान लो कि ये मेरा वेक्टर हो, अभी मैं 2 डायमेंशन की बात करूंगा, फिर मैं 3 डायमेंशन में ले जाऊंगा इसको। ठीक है, अभी मैं 2D में बात कर रहा हूँ, फिर मैं इसको 3D में ले जाऊंगा। ठीक है, तो मान लो ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन प्लेन है और पॉइंट यहाँ है, P पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स हैं इसके A और B। पूरा क्लियर? मतलब ये हुआ, ये कुछ इस तरह से है। ये जो मेरे कोऑर्डिनेट है, इसकी जो पोजीशन है वो ये है, इस पॉइंट से कि भाई x में कितना है, a है, और y में कितना है, y में कितना, कौन सा पॉइंट है, y में b पॉइंट है। यही तो है, a और b। अच्छा अब अगर ये डिस्टेंस b है तो ये डिस्टेंस भी b होगी कि नहीं होगी? बोलो होगी कि नहीं होगी? अब मैं चाहूं ये इसकी वैल्यू है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, यहां से यहां तक ये इसका मैग्नीट्यूड है। बोलो क्लियर है? ये इसका क्या है, यहाँ तक मैग्नीट्यूड है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला सकता है मुझे बताइए? अगर इसके मैग्नीट्यूड को मैं r मान लेता हूं तो इसका r कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या ये हाइपोटेनस बन रहा है? क्या ये हाइपोटेनस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो मुझे बताइए हाइपोटेनस अगर निकालना हो तो क्या करते थे? रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस कितना, b स्क्वायर। निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे? मुझे बता दीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा पॉसिबल था कि नहीं था? मुझे बताइए। बिल्कुल सर, अगर 2 पॉइंट हो तो बिल्कुल मैग्नीट्यूड निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके। लेकिन अगर 3 हो तो कैसे निकालें? तो 3 का सिस्टम देखिए जरा। मान लो कि ये मेरा वो जेड प्लेन है, मान लो कि ये मेरा क्या है, वो जेड प्लेन है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये जो पॉइंट हमने यहां मान रखा है, ये पॉइंट यहां ना होकर के थोड़ा सा बाहर होगा। होगा कि नहीं होगा? मुझे बताइए, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा थोड़ा समझाता हूं अच्छे से। देखिए कि मान लो ये है वो जेड एक्सिस। अब देखिए ये एक्स, ये वाई और जेड। अब पॉइंट यहां है, पॉइंट पहले कहां था? एक्स और वाई के बीच में यहां था, लेकिन अब पॉइंट थोड़ा सा खिसक के यहां आ गया, इस पॉइंट पे। देखिए तीनों के बीच में है कि नहीं है? तो फिर क्या होगा? तो ये होगा, अगर ऐसी सिचुएशन है तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? मैं डायग्राम मिटा रहा हूं, देखेंगे थोड़ा समझेंगे अच्छे से।
अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अब पॉइंट कहीं यहां है, ठीक है। अब पॉइंट कहां है, यहां है। पॉइंट कहां है, यहां है। अब क्या होगा भाई, तो मेरी बात सुनिए अच्छे से। देखिए आप ये समझिए कि पॉइंट थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा सा क्या है, बाहर है। मैं आपको क्यूब बना के समझाऊं तो थोड़ा सा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, थोड़ी कहानी अच्छे समझ में आ जाएगी। मैं आपको क्यूब बना के दिखा देता हूं तो पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये पॉइंट है वो, आप समझ में आ रहा होगा कि क्यों बाहर आ रहा है। अब ये पॉइंट है वो, और ये इसका यहां से यहाँ तक की ये पोजीशन है। अब थोड़ा सा देखिए गौर से, अब थोड़ा सा आप लोग गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी सारी कहानी। और ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है ये ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाला जो क्यूब है इसकी साइड की सरफेस, बोलो क्लियर है। और एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको गौर से देखने पर यहां पर भी दिख जाएगा, एक ये रहा और एक ये रहा, बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोली बात समझ में आ रही नहीं आ रही है कि नहीं है बिल्कुल है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहां भी देखने को मिल जाएगा। तो पहले तो मुझे बताइए, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, पॉसिबल है आपके पास? नहीं। क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए समझिए, ये एक्स डायरेक्शन है तो ये ए था कि नहीं था भाई। इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे कितना है, ए बी और सी, ए बी और कितना है, सी है। तो ये एक्स डायरेक्शन में है कि नहीं है, ये ए पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, बोलो क्लियर है। और वाई डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो क्या ये वाला जो पॉइंट है, ये जो हाइट है, क्या ये बी है? तो अगर ये बी है तो क्यूब की तो साइड है ये, तो ये भी तो बी होगी, ये भी तो कितनी होगी, बी। और ये वाली साइड कितनी है मुझे बता दीजिए, ये वाली साइड, ये वाली साइड मेरी सी है कि नहीं है, देखिए ये यही तो सी है, अरे यही तो सी है। जेड डायरेक्शन में क्या होगी, सी, एक्स में क्या होगा, ए, और वाई में क्या होगा, बी, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो ये साइड आपकी कितनी आ रही है, ए, ये साइड आपकी कितनी आ रही है, सी, ये साइड आपकी कितनी आ रही है, ए, और ये साइड आपकी कितनी आ रही है, सी। क्या आप इस साइड को निकाल सकते हो? क्या आप इस साइड को निकाल सकते हो भाई? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। एक बात बताइए मुझे, क्या यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा? बिल्कुल बन रहा होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब ये हुआ कि ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हो, तो ये हाइपोटेनस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर इस साइड की बात करूं, इस साइड को मैं नाम दे दूं ए बी, इस साइड को अगर मैं नाम दे दूं ए बी, तो क्या होगा, देखिए इस साइड को मैंने नाम दे दिया ए बी, इस साइड को मैंने क्या नाम दे दिया, ए बी। तो मुझे बताइए क्या मैं ए बी, अब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, देखिए थोड़ा सा डार्क हो गया सिस्टम, तो देखिए अच्छे समझिए, ये वाली साइड मुझे निकालनी है, ये वाली साइड। क्यों? क्योंकि देखो मुझे ये तो पता है ये बी है, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये मेरा मैग्नीट्यूड है आर। तो इस ट्राइंगल को अगर मैं सोल्व करना चाहता हूं तो इस ट्राइंगल को सोल्व करने के लिए मुझे इसकी वैल्यू और पता होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, नीचे के ट्राइंगल से, नीचे के ट्राइंगल को देखें तो ये और ये, मैं थोड़ा साइड में बना के दिखाऊं तो एक्चुअली में कुछ ऐसा है, एक्चुअली कुछ ऐसा है कि ये एक्स डायरेक्शन था और ये मेरी कौन सी डायरेक्शन थी भैया, ये मेरी जेड डायरेक्शन थी, और ये मेरा वो पॉइंट था। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझ में आएगा अच्छे से कि ये मेरी जेड डायरेक्शन थी और मेरा वो जो पॉइंट था वो यहाँ था ऐसे। अब जरा यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि अब मुझे बताइए जेड डायरेक्शन कैसे बाहर आ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी थी मेरी ए, और ये इसी के तो पैरेलल है, तो ये क्या थी सी। तो मुझे बताइए ये क्या होगी, अरे ये क्या होगी, ये इसका हाइपोटेनस है कि नहीं है, ये इसका हाइपोटेनस है बिल्कुल, क्योंकि 90 डिग्री है, ध्यान सुनिए यहाँ भी 90 डिग्री होगा, लेकिन ये इसका बाहर आने की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये मेरा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, ये ए और बी मैंने जिसको माना, तो देखिए ए बी बराबर क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब इस वाली साइड की जो वैल्यू है हो जाएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। तो इस ट्राइंगल को अगर मैं सोल्व करूंगा तो मुझे बताइए आर बराबर क्या होगा, रूट ऑफ
क्या भैया, रूट ऑफ क्या भैया, दोनों साइड का स्क्वायर यानी कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा अंदर अंदर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस कितना बी स्क्वायर। तो आर बराबर कितना आ रहा है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बस दिमाग में ये बैठा। तो किसी भी वेक्टर के अगर तीन कंपोनेंट हैं ए बी और सी, तीन कंपोनेंट का वेक्टर बनता है, ध्यान रखें। तो ए बी और सी अगर कंपोनेंट है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आर बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए क्या था, एक्स का पार्ट था, बी क्या था, वाई का पार्ट था और सी क्या था, जेड का पार्ट था। एक चीज का खास ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू हमेशा क्या लेनी है, पॉजिटिव। जब भी मैग्नीट्यूड निकालना है, माइनस को जानते नहीं है, सिर्फ किसको जानते हैं, प्लस को जानते हैं। सिर्फ किसको जानते हैं, प्लस को। कुछ भी हो जाए हर हालत में हमें सिर्फ प्लस को यूज करना है। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया। देखिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ये प्रोसेस सिर्फ समझना नहीं देता। अगर किसी के दिमाग में नहीं भी आया हो तो आप वैसे मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप ज्यादा इस पर स्ट्रेस ना लें। जब भी हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी तब आपको समझा दिया जाएगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन आप कमेंट जरूर कर दें, अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। मतलब ये कि जैसे मेरे कोई पॉइंट का पी है और उसके कोऑर्डिनेटेड इसकी वेक्टर की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, इस तरह से अगर कोई वेक्टर है और मैंने कहा कि मोड ऑफ पी निकालो। देखो जब भी, अब ये क्या है, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड के लिए हम उस वेक्टर को दो ऐसे बड़े डंडों में खड़ा कर देते हैं जिसको बोलते हैं मोड। मोड क्या बोलते हैं, मोड, जिसकी वजह से, जिसका मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड। और मोड लगाने पर हमेशा डायरेक्शन खत्म हो जाएगी। क्या खत्म हो जाएगी, डायरेक्शन खत्म हो जाएगी और आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए देखिए अब मोड ऑफ पी निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर, ए कौन है, एक्स का पार्ट, एक्स का पार्ट कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब किसका, वाई का पार्ट 3 का स्क्वायर प्लस कितना 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया मुझे बताइए, 4 प्लस 9 प्लस 4, 4 प्लस 9 प्लस 4 मतलब कितना, 4 4 8, 8 और 9 कितना 17, रूट 17 हमारा आंसर आएगा, रूट 17। मैं ऐसे एक और वेक्टर कह दूं, मैं कह दूं कि मेरे पास कोई वेक्टर है क्यू वेक्टर और इस क्यू वेक्टर को लिखा जाता है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2j कैप। इस तरह से अगर लिखा जाए तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। मोड ऑफ क्यू बराबर, मैंने क्या कहा, माइनस को तो जानते ही नहीं है, माइनस को तो जानते नहीं है, सिर्फ आई है, मतलब आई कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 का स्क्वायर, ओनली 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। माइनस को नहीं जानते भाई, माइनस को नहीं जानते थे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बोलो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 कितना 4 4 8 और 1 9, रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3, रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड निकालते हैं। बोलो क्लियर है। तो आपको वेक्टर समझ में आया होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना समझ में आया होगा, ऑर्थोग्राफिकल वेक्टर समझ में आया होगा। तो सब चीजें क्लियर है कि नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी मन से वेक्टर मानने हैं, ध्यान रखें 5 वेक्टर प्लस के मानने हैं और 5 वेक्टर आपने मानने हैं किसके, माइनस के, ठीक है, नेगेटिव के। और आपको इन 10 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। और निकालने के बाद आपको उसे ग्रुप पे सेंड करना है। किस पे सेंड करना है, ग्रुप पे। मैं आपका वेक्टर्स को चेक करूंगा, आपके दिए क्वेश्चंस को, और फिर मैं आपका जिसके बच्चे के क्वेश्चन गलत होंगे उसके मैं आंसर को रिप्लाई करूंगा। ठीक है भैया, समझ में आ गई यहाँ तक बात। तो इस तरह से हमारा सिंपल सा पोर्शन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट जरूर करें, इट्स इंपॉर्टेंट। जब तक आप कमेंट करके मुझे नहीं बताओगे कि हमें समझ में नहीं आया है तो कोई फायदा नहीं इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस का। आपका बताना बहुत जरूरी है कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।